नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं सियासी महासमर का अंतिम पड़ाव। अब हम चर्चा करेंगे पूरा जो महासमर रहा उसका, और उत्तराखंड की 5 सीट। यूं तो हर सीट ही काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हरिद्वार सीट काफी चर्चाओं में। इसी तरह से नैनीताल की बात कर लीजिए। पांचों जो सीटें, उन्हीं को लेकर के हम बारीकी से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या मूल समस्याएं हैं, वर्षों से हैं, फिर क्या एक बार राजनीतिक दलों ने दावे और वादे किए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त मौजूद है। विपिन चंद्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शिषपाल गुसाई साहब जुड़े हुए हैं, और 2 वरिष्ठ पत्रकार और जुड़ेंगे। विपिन जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं कुछ समस्याएं में जब से उत्तराखंड बना है तब से सुनता आ रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है, वहां के मतदाता ने कॉम्बिनेशन भी देखे। अगर केंद्र में गवर्नमेंट जिस पार्टी के है उसमें स्टेट की भी बनाई, दोनों ही पार्टियों को अवसर भी दिए, लेकिन जब हम 18वीं लोकसभा के चुनाव में भी चर्चा कर रहे हैं तो 10 साल पहले जिन मुद्दों के लेकर के चर्चा की, हम फील्ड में जाकर के देख के आए, वही स्थितियां अभी भी हैं। तो क्या कहें इससे? जी विपिन जी। बिल्कुल, जो आपने जो सही कहा ये बात कि जो चुनावी के मुद्दे रहते हैं वो हमेशा से जो है यही रहता है कि सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस बार जरूर उभर कर आ रहा है। और चूंकि जो है जो बड़े बड़े दावे सरकारों के रहते हैं, उन दावों को अगर बात की जाए तो फहरिस्त जो है काफी लंबी है। किसी ने कहा कि जब रोजगार की बात होती है तो रोजगार चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, तो दोनों ही रोजगार की बात हमेशा कही जाती रही है। रही बात जो है जो मूलभूत आवश्यकताओं की बात है, तो मूलभूत आवश्यकताओं से अभी भी उत्तराखंड की जो नैनीताल लोकसभा सीट के लिए आपने जैसा कमेंट करने के लिए बोला है, तो मुझे लगता है कि नैनीताल लोकसभा सीट में भी जो है जो पहाड़ का इलाका है, क्योंकि ये जो सीट है हमारी नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट, तो उस लोकसभा सीट पे जो है 2 तरीके के जो है मतदाता हैं। एक जो मतदाता है वो पहाड़ का मतदाता है, दूसरा मतदाता है तराई का। तो हम लोग कमोबेश दोनों अगर क्षेत्रों की बात करें तो दोनों जगह में अगर हम तराई की बात करें तो वहां पर पानी तो है, डिस्ट्रीब्यूशन की वहां पर प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो पहाड़ की बात करें वहां पर पानी जो है कई जगह तो ऐसी है जहां पर पानी प्रॉपर तरीके से वहां पर डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पा रहा है। और बात कही जाती है कि हमने देश के अंदर विकास किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात कही जो मतदाताओं के द्वारा कही जा रही है। उनका कहना है कि मूलभूत आवश्यकताओं को तो कम से कम पूरा कर दे सरकार, और मूलभूत आवश्यकता जितनी भी है, सड़क की बात अगर हम करें तो इंटीरियर वाले इलाके हैं तो आज भी वहां पर जो सड़क नहीं होने से जो दिक्कतें पैदा होती है वो हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या आती है। हेल्थ को लेकर जब कोई वहां पर बीमार होता है या फिर कोई इंजर्ड हो जाता है या फिर कोई ऐसी घटना किसी के साथ में हो जाती है, आप देखते होंगे कि जो हमारा पहाड़ी इलाका है उस पहाड़ी इलाकों में जो है जो बस दुर्घटनाएं, खास तौर से हम बस दुर्घटनाओं की बात कर लें तो वहां पर जो है जब सड़क नहीं होती तो ब्रेक सिस्टम जो सरकारी बसों का है या फिर गैर सरकारी बसेज हैं वो भी वहां से जाते हैं। या फिर हम जो 4 व्हीलर्स की बात कर ले तो वहां पर 4 व्हीलर्स को भी जो है लेके तमाम दिक्कतें यहाँ पर आती रहती है सड़कों में। और जब एक्सीडेंट होता है तो वहां से मरीजों को लाने में कितनी तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मूलभूत समस्याओं की बात की मैंने, आपसे सड़क की बात करी, ये जो पानी की बात करी, ये काफी बड़ी समस्या है जो आज भी उभर कर आ रही है। और नैनीताल चूंकि पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन जो है देश के जो है उस पर्यटन के नक्शे पर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि उत्तराखंड में जो नैनीताल की जो स्थिति होनी चाहिए थी, बिल्कुल, विश्व मानचित्र में माना जाता है कि पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वहां की जो लेक बनी हुई है नैनीताल के बीच में, जिसे आम के सेब के रूप में देखी जाती है, वो कहा जाता है कि दुनिया में बड़ी एक दुर्लभतम टाइप की वो एक नेचुरल लेक जो बनी हुई है, और उसी के चारों तरफ नैनीताल बसा हुआ है। विपिन जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं शिषपाल जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। मूल मुद्दे, देखिए मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी जैसे विपिन जी कह रहे हैं, हम इतने साल बाद भी सड़क, पानी, बिजली, इनकी बात करें। और रोजगार तो देखिए, रोजगार होता है, वाकई जनता से दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, और उसके बाद में जब हासिल नहीं होता है, जब हम देखते हैं कितने सालों से सब कुछ चल रहा है, तो इसका जनता सोचती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी ने एक खबर करके भेजी वहां से कि लोग बहिष्कार कर रहे हैं केवल मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से।
श्रीनिवास पंजी ने वहां से जब भेजी तो उसके बाद में कॉग्निजेंस लिया गया, वहाँ एसडीएम गए, चर्चा की, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, डिलीवरी के लिए औरतों के लिए पहाड़ी क्षेत्र से कैसे कैसे हम नज़ारे देखते हैं। तो आपको लगता है कि ये मूलभूत सुविधाओं पे तो गौर करना ही चाहिए। चलिए आप छप्पर फाड़ के तो आप जब देंगे, लेकिन यहाँ तो गौर करना ही चाहिए। जी, मैं बात करना चाहूंगा जो गढ़वाल मंडल में 3 लोकसभा सीट है जहां मैं बैठा हूँ। देहरादून देहरादून में एक तो टिहरी लोकसभा जुड़ती है और एक हरिद्वार भी जुड़ती है। जी। हरिद्वार का एरिया यहाँ है जो धर्मपुर और डोईवाला और ऋषिकेश जो देहरादून जनपद में है, और संपूर्ण टिहरी संसदीय क्षेत्र में पूरा देहरादून के 9.5 लाख मतदाता हैं जी। और वो काफी प्रभावित करते हैं इस सीट पे। और टिहरी में भी 3.5 लाख मतदाता है, उत्तरकाशी में 2.5 लाख मतदाता है, तो 15 लाख के करीब ये मतदाता हैं। तो जहां तक विपिन जी ने अभी कहा था, हमारे मित्र रहे ये तीनों मित्र हमारे, हम कभी एक टीवी चैनल में रहते थे, हरीश जी वहां से। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मुद्दे वो हो सकता है श्रीनिवास जी ने रिपोर्ट की हो, वो बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार है आपके, उन्होंने एक आध को अपवाद को छोड़ के कोई मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। ये चुनाव भावनात्मक रूप से बिल्कुल ले लिया गया है। जहां तक हमने बात की है कि महिलाओं में खासकर जो है, महिलाओं में वही चीज है जो हमने 2022 में देखी थी जी। 2022 के विधानसभा में इनको 44% वोट पड़ा है, 48 सीट आई है। ठीक है, वो कांग्रेस की वो बारी थी, बीजेपी ने रिपीट की है सरकार। कहने का मतलब मेरा ये है, जल जंगल जमीन वैसे काफी हद तक जो है सड़कों का काफी जाल बिछा है। देखिए, जब से वन अधिनियम जब से लागू हुआ था, उसके बाद भी 90 के दशक के जब से राजधानी बनी है या राज्य बना है, तब से देखो सड़कों का जाल निश्चित रूप से बिछा है। ठीक है, पानी भी आ रहा है, लेकिन अभी स्वास्थ्य सेवाएं जो अभी कह रहे थे वो एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन हमने कई लोगों से बात की, काफी लोग जो है ये नरेंद्र मोदी जी का जो प्रताप है, मतलब जो उनका कद है, या जो राशन बंटवा रहे हैं, या वो किसान निधि दे रहे हैं, उनके आगे जो है हमें जो है मुद्दे बड़े गौण लगते। अब कहाँ हो रही है मुद्दों की बात, आप बताइए। पहले बहुत डिबेट होती थी, अब जो है कोई बात ही नहीं है, प्रचार प्रसार ही नहीं है। ये जो चुनाव हो रहा है, पहला चुनाव है जो व्हाट्सएप और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर खेला जा रहा है। सही कह रहे हैं, हमने कहीं लाउड स्पीकर नहीं देखा। इतना बड़ा 15 लाख आबादी का ये शहर है। ज्यादा आप वेलफेयर में क्या दे रहे हैं, फ्री बीज स्कीम्स, उनकी चर्चाएं ज्यादा है। आप टिहरी लोकसभा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दों की अगर हम बात की जाए, आप सही कह रहे हैं, फ्री बीज स्कीम्स की ज्यादा चर्चाएं कर रहे हैं जो ऑलरेडी दे रहे हैं। ये जो स्कीम्स आ रखी है, जो ये 3 किलो चावल वाला 14 तारीख को हर गांव के कंट्रोल में मिलता है, जो सोसाइटी होती है खाद्यान्न विभाग की, वहां पर ये फ्री मिल रहा। और महिलाओं का ये कहना है, जो सबसे बड़ी बात है वहां की जो महिलाओं का ये कहना है कि हमारा जो बेटा देहरादून रहता है या प्रदेश में रहता है, चंडीगढ़ रहता है, दिल्ली रहता है, वो बेटा हमें भाई भले 500 रुपए न दे, लेकिन मोदी जी कम से कम इस स्कीम को दे रहे हैं, है ना। एक मुद्दा ये है महिलाओं के बीच है, खासकर जो है आपको पता होगा कि 2022 में खासकर जो है महिलाओं के सर्वाधिक वोट पड़ने से बीजेपी पुनः सत्ता में आई थी। तो महिलाएं जो है कहाँ वोट डाल रही हैं, वो अपने पति या अपने परिजनों से शेयर नहीं करती है। यही स्थिति आज भी हो रखी है। हालांकि टिहरी सीट पर वो बॉबी पंवार भी अच्छा एक कोण बना रहे हैं, वो बेरोजगारों के नेता है और अच्छा वो काम कर रहे हैं, उनके पास अच्छे मुद्दे हैं। परीक्षाओं में जो भी धांधली हुई थी, जो भी जेल गए थे नकल माफिया, उनके खिलाफ बॉबी पंवार ने उठाया। लेकिन बॉबी पंवार जो है बहुत शॉर्ट टाइम में चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय स्वतंत्र एक उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से कहीं कहीं पर आगे, जो जहां तक टिहरी सीट की बात है। तो एक बॉबी पंवार जो है अंडर 30 ईयर का लड़का,
एक जो है लोकसभा का एक सपना देख रहा है अपने मुद्दों के आधार पे, इस चीज पर भी गौर करना होगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर क्योंकि वो कुछ चीज ऐसी क्या चीजें है, हैं, कुछ ऐसी सरकार ने चीजें कहाँ होती हैं, गलती कर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे चर्चा करना लाजमी होगा। उसकी लाजमी वजह है। साफ है कि हम, क्योंकि मीडिया हाउस से सब लोग जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमें वाकई गौर करना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्यों स्थापित की गई और क्या उसके मुद्दे होने चाहिए। मूल मकसद से कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं। हमारा काम है कि मेन जो स्ट्रीम है उसमें वापस लाने की कोशिश करें। आता है नहीं आता, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। आपने सही कहा कि मुद्दों पे कौन चुनाव लड़ रहा है इसके भी चर्चा होना जरूरी है। चले, डॉक्टर हरीश मैखुरी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। 500 सीटें, मुद्दों की भी बात की जा रही है यहाँ पे, और मुद्दों के साथ साथ एक मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे यूकेडी है, अभी भी आंदोलन में बड़ा रोल रहा उनका, लेकिन ये फाइट यहाँ पे 500 सीट पे बीजेपी कांग्रेस के बीच ही है कि कहीं किसी सीट पे त्रिकोणीय मुकाबले की भी बात है? असल में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण होने चाहिए थे हमारी। अगर उत्तराखंड की, जैसे आपने यूकेडी का नाम लिया जी, तो उनके लिए क्षेत्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण होने चाहिए थे। तो उसकी बजाय होता क्या है कि मैं भी बहुत सारी डिबेट में रहता हूं, तो मैं देखता हूं कि हमारे यूकेडी के मित्र वही नेशनल मुद्दों पे दोनों पार्टियों को घेरते हैं अपने मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यूकेडी का शुरू से ही दुर्भाग्य ये रहा कि सिर्फ उत्तराखंड आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उसको छोड़ करके यूकेडी, उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये रहा कि यूकेडी में ज्यादातर जो लोग हैं होर्ड वाले, जो होर्ड करते हैं यूकेडी को, मतलब बाकी जनता जितनी तो जुड़ी है वो आपको पता है, लेकिन होर्ड में जो रहे वो थोड़ा सा वाम आइडियोलॉजी के लोग ज्यादा रहे। तो इस कारण यूकेडी कभी हमारे क्षेत्रीय मुद्दों पर पैठ नहीं बना पाई, इसलिए लोग यूकेडी से जुड़े नहीं। तो हम तो ये मतलब ये होना चाहिए था कि यूकेडी यहाँ के मुद्दे उठाती, क्षेत्रीय मुद्दे उठाती, यहाँ की रोडें जो आज भी 60% गांव सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं उसको उठाती। जो यहाँ की पहले उत्तराखंड जो है ना भाई साहब, पूरे संस्कृति का केंद्र था, देश की संस्कृति यहाँ से निश्चित होती थी। बद्रीनाथ में व्यास गुफा में वेदों की रचना हुई है, कोटद्वार में हमारा जो भरत मुनि का आश्रम था, शकुंतला का आश्रम था, यहाँ पर कम से कम उत्तराखंड में 300 से ज्यादा संस्कृत विश्वविद्यालय थे, पूरे देश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो वो सारी चीजें हमने तो उठाते। हम चीन के बॉर्डर पर हैं, तो चीन के बॉर्डर तक हमारी चौड़ी सड़कें जानी चाहिए। उसके लिए दुनिया भर के मतलब तमाम सोकॉल्ड पर्यावरणविद आके जो है कोल्ड से स्टे और ड्रिंक ट्यूबवेल कहाँ कहाँ पहुंचे, अब जाके सड़क पहुंची है। उसी तरह से हमारा टिहरी डैम है, आज रोजगार का बड़ा स्रोत बना हुआ है। वहां से इतना पानी पर्कुलेट होके जमीन के नीचे जा रहा होगा, कहीं ना कहीं धरती के नीचे जो हम पानी चूस के निकालते हैं गाड़ी धोने के लिए, कहीं ना कहीं से वो फुल फिल हो रहा होगा, तो टिहरी डैम से नीचे समा रहा होगा, पानी पर्कुलेट होके धरती के नीचे जा रहा होगा, तो लाभ हुआ है। आप ये समझ लीजिए जिस दिन केदारनाथ में आपदा आई, गोविंद घाट में आपदा आई, उतनी ही बारिश हमारी उत्तरकाशी में भी आई। ये 15-16 जून की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि जो उत्तरकाशी वाली बाढ़ थी वो सारा का सारा पानी टिहरी डैम ने समेट लिया अपने में, क्योंकि डैम में पानी कम था, तो इसलिए उसने वो सारा पानी समेट लेगा। वो सारा पानी एक साथ आता तो हमारा ऋषिकेश काफी हद तक उससे क्षतिग्रस्त होता, हरिद्वार आधा डूबता। तो कहीं ना कहीं ये, और जब हम ये डैम बना रहे थे तो हमारे पर्यावरणविद कहते थे कि 10 साल नहीं चलेगा, टूट जाएगा। आज 25 साल हो गया, आराम से चल रहा, मस्ती से चल रहा। उसके नीचे अब मिट्टी भर गई है, भर गई है, और अब तो उसमें पानी उतना ही है जितना हमें आवश्यक रूप से चाहिए। आज वहां पे 200 होटल करीब करीब चल रहे हैं। तो मतलब हम ये नहीं देखते डेवलपमेंट से सिर्फ पर्यावरण ही हमारा नुकसान हो रहा है। पर्यावरण नुकसान हो रहा है तो उसके लिए ज्यादातर जी लंबी चौड़ी तनख्वाह लेते हैं, उसके बदले क्या करते हैं, तो जंगल लगने चाहिए। हमारे यहाँ 6 रिजर्व फॉरेस्ट है, 6 नेशनल सेंचुरी है, उसके बीच आग है, बाघ है, वन्य जीवों का हमला है, वो सारे सारे गढ़वाल के कुमाऊं के उत्तराखंड के लोग झेलते हैं। खेती हमारी इसलिए बर्बाद हो गई कि बिल्कुल। तो इन पे आप जो मुद्दे बता रहे हैं हरीश जी, इन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, मंचों से सुनाई नहीं देते ये। हाँ, ये सारे मुद्दे जो है ना यूकेडी को उठाने चाहिए। हमारे गैरसैंण राजधानी का मतलब है उत्तराखंड राज्य बनने से पहले हमारी उत्तराखंड राज्य की मांग ही इसलिए थी कि क्योंकि मैंने हर डिबेट में हर सीट पे गैरसैंण, कैपिटल और संपदा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मामला था वो हर उसमें देखा, और ये आज से नहीं वर्षों से चली आ रही। मैंने स्टार्टिंग में
जब आप नहीं जुड़े थे और शिषपाल जी और विपिन जी हमारे साथ में जुड़े, मैंने यही बात उठाई थी कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो हर मंच से उठाए जा रहे हैं। उसके अलावा ये मुद्दे आज नहीं, मुझे सौभाग्य मिला उत्तराखंड में कवरेज का किसी दूसरे चैनल के माध्यम से, तो मैं उस वक्त भी गैरसैंण और संपदा विभाजन की जो बात है वो, अभी कुछ दिन पहले धामी साहब की और सुना है कि योगी साहब की कहीं बात हुई है चुनाव से पहले, तो जब भी अभी मेरी डिबेट हुई है उसमें कांग्रेस बीजेपी का दावा रहा है कि इस ओर 2 कदम बढ़ रहे हैं और जल्द ये सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात होती है, 3 इंजन की सरकार की बात होती है, लेकिन ये मुद्दे आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सॉर्ट आउट होना चाहिए, अदरवाइज तो ये सब सिलसिला चलता रहेगा। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, हमारे साथ जितेंद्र नेगी जी हमारे साथ, मैं लौटूंगा, हरीश जी मैं लौटूंगा, जितेंद्र नेगी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। सर मैं आपके पास में आना चाहूंगा, मुद्दों की बात हो रही है पूरे ये चुनावी महासमर में जो सिलसिला चला, एक भंडारी केस हुआ, मर्डर केस, इस चुनाव में उसका कोई इफेक्ट है या विपक्ष को नजरअंदाज किया गया इस मुद्दे से, क्योंकि हर मन से यूकेडी और कांग्रेस ने उठाया इसे। जी नेगी साहब। हेलो जी नेगी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेलो मैं मिस भंडारी प्रकरण की बात करना चाहूंगा यहाँ पे, क्या इसकी गूंज कहीं पे थी मुद्दों में, या बीजेपी कांग्रेस और यूकेडी ने अपने मनसों से उठाई, उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है? क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ये कह करके खारिज किया कि सब जुडिस है मामला, तो इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वीआईपी कौन है इसकी बात चलती रही, तो इसका कुछ चर्चा है वहां लोकसभा सीट पे? नमस्कार। लोकसभा सीट पे तो इस वक्त इतना नहीं, खाली पौड़ी लोकसभा की अगर हम बात करें, वहां पे उनका कुछ है अन्य सीटों के मुकाबले में। पौड़ी में इस चीज को लेके इशू बनाया गया है, और विपक्ष में अगर बात करें तो एक ये अंकिता भंडारी को लेके बहुत एग्रेसिव शुरू में नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे चुनाव जैसे जैसे बढ़ा तो पौड़ी लोकसभा सीट में इस मुद्दे को काफी मजबूती से विपक्ष ने उठाया है। जहां तक तो मुद्दों की बात है, तो मुद्दे तो जैसे होता है कि चुनाव में होने चाहिए, होते भी हैं, लेकिन जो देखा ही जा रहा है कि विपक्ष कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली जनता के बीच में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूती से अगर कहीं दिखाई दे रही तो पौड़ी लोकसभा सीट पे दिखाई दे रही है। वो भी अगर इंडिविजुअल हम बात करें तो शायद जो वहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस, गणेश गोदियाल, उनका अपना इंडिविजुअल उसमें एफर्ट है, एक्टिव है वो, कहीं ना कहीं सीट को चर्चा में ले आए हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी दिख रही है बात की। लेकिन अल्टीमेटली इसके अलावा एक जो दूसरा मुद्दा है, जो हमारा जो फौज को लेकर जो मुद्दा है, उस मुद्दे को भी उत्तराखंड में काफी मजबूती से उठाया जाना चाहिए था, उठ भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोदी जी का जो एक बड़ा आभा मंडल है, अल्टीमेटली कैंडिडेट की बात ना आके जो लोग बात कर रहे हैं वो अल्टीमेटली ये मोदी जी। इवन अगर हम कैंडिडेटों की बात करें तो जो कैंडिडेट हैं वो भी ये नहीं कह रहे कि मुझे इसलिए वोट दीजिए मैं ये करूंगा, वो भी ये कह रहे हैं मोदी जी को आपको प्रधानमंत्री बनाना है। तो पूरा चुनाव जो है मोदी जी के नाम पे ही लड़ा जा रहा है। मुद्दे की अगर हम बात करें, विपक्ष कोशिश कर रहा है, लेकिन उतने मजबूती से वो उठ नहीं पा रहे। जी, मुद्दों की तो बात करें, सिर्फ एक ही बात है मुद्दे में, यही है अबकी बार 400 पार। मैं विपिन जी आपके पास में आना चाहूंगा, मैं अबकी बार 400 पार ये नारा सबसे बड़ा रहा और यही मुद्दा रहा, क्योंकि मोदी जी हमेशा बात करते रहे। कैंडिडेट कौन है पब्लिक में आज भी बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, वो यही कहते हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी का परिवार, अबकी बार 400 पार, यह मुद्दे चलते रहे। उत्तराखंड में हो, चाहे राजस्थान में हो, या फिर तमिलनाडु में, कहीं पे भी आप चले जाए, पूरी सीरीज जाइए, तो क्या लगता है आपको कि हैट्रिक की ओर बढ़ रही है बीजेपी? क्योंकि हरिद्वार सीट काफी इंटरेस्टिंग सीट है, वो इस मायने में कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र दोनों वहां से ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे में 400 पार वाला जो मामला और बीजेपी के हैट्रिक की बात की जा रही है, उसमें कहीं होगा अब की बार हैट्रिक की ओर बढ़े हैं? ये तो कहना, खैर 4 जून को अपन बात करेंगे तब, लेकिन 400 पार में अब मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, इनका कितना असर रहेगा अब की बार? बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गारंटी जो शब्द है, वो शब्द ही जो है दोनों ही दलों के द्वारा कहा जा रहा है। कांग्रेस कहती है ये मेरी न्याय की गारंटी है, और बीजेपी कहती है कि हमारी जो गारंटी है वो 400 पार की गारंटी है, और जो तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं बीजेपी उसके पक्ष में वोट मांग रही है। बीजेपी का कहना है कि जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है वो कमोवेश इतना डेवलपमेंट कर दिया है कि लगभग जो है
जितनी भी सरकारें रही हो, 70 सालों की जो सरकारें नहीं कर पाई हो, वो बीजेपी ने कर दिखाया है। और जबकि कांग्रेस का कहना है कि अन्याय के अलावा इन 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो न्याय की बात करके चुनावी मैदान में है और चुनाव जो है वो उन न्याय की बात को लेकर लड़ रहे हैं। वो उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि वो जो है महिला के न्याय, किसान के न्याय, यूथ के न्याय, तो इस तरीके के जो न्याय की बात कर रही है वो कांग्रेस कर रही है और बीजेपी जो है अपने डेवलपमेंट के सहारे चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि देश में आतंकवाद जो है जड़ से खत्म करने वाली अगर सरकार कोई है तो वो बीजेपी है। उनका कहना है कि जो रोड्स का जो डेवलपमेंट किया है वो बीजेपी ने किया है, सड़कों का जो जाल बिछाया है वो बीजेपी ने किया है। तो दोनों ही दलों के जो दावे हैं उन दावों पर जो है पब्लिक को वोट करना है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि जो फैसला तो आना है 4 तारीख को, लेकिन जो फैसला सुनाने की जो डेट आई है वो 19 तारीख को, यानी कि परसों जो है वो फैसला ईवीएम के अंदर जो कैद हो जाएगा। ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है उत्तराखंड के अंदर। और 5 लोकसभा सीटों की हम बात कर ले, अगर हम अल्मोड़ा वाली भी बात करें तो अल्मोड़ा में भी कमोबेश यही मुद्दा है कि जो है क्या प्रत्याशी चुनावी मैदान में है या केवल जो है दल मैदान में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जनता वोट जो करती है वो केवल दल को नहीं कर रही है, वो एक प्रत्याशी को भी करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। मैं चलिए समय का मैं 30 सेकंड में शिषपाल जी आपके पास में आना चाहूंगा। बात मुद्दों पे हमने पहले की, लेकिन इस बार मोदी की गारंटी और मोदी परिवार और अब की बार 400 पार, कैंडिडेट से ज्यादा प्रभावी ये मुद्दा है या कैंडिडेट ज्यादा प्रभावी है वहां पे? कैंडिडेट तो हमें ज्यादा प्रभावी नहीं लगे। और यहाँ पर जो भी चुनाव है तो अभी नेगी जी ने कहा था, वो मोदी के नाम पर ही ये तीसरा चुनाव हो रहा है। 2014 में भी हुआ था और 2019 में भी हुआ था और काफी परसेंटेज वोट यहाँ पर 5 सीटों में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी यहाँ पे। और वो मतलब आप ये मान के चलिए कि जो 84 में इंदिरा लहर के, ये इंदिरा जी के देहांत के बाद जो वोटिंग परसेंटेज था, ये इमरजेंसी के बाद 77 में जो चुनाव हुआ, वो सभी रिकॉर्ड जो है 2014 ने और 19 ने तोड़े हैं। एक बात मैं और थोड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आपने गैरसैंण की बात की, तो ये मुद्दा भी नहीं है। गैरसैंण एक मंडल बनाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, तो इस टाइम जो है वो अल्मोड़ा में वो चीज भी भुनाई नहीं जा रही है और किसी को याद भी नहीं है। एक पृथक मंडल बन रहा था, किसी को शॉर्ट टाइम मेमोरी हो गई है, अभी 2 साल पहले की बात है। आप देखिए, इन्होंने ही मंडल बनाया, इन्होंने ही समाप्त किया। ये सवाल उठने चाहिए थे कि भाई आपने क्यों बनाया, क्यों खत्म किया मंडल। छोटी छोटी इकाइयां होनी चाहिए, प्रशासनिक इकाइयां, इसीलिए राज्य बना, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। जी शिषपाल जी, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। मैं 30 सेकंड में एक बार नेगी साहब से करके और वाइंड अप करना चाहूंगा। नेगी साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है आपको कि पूरा जो चुनाव है, पूरा कैंपेन है, जैसे मैंने अभी शिषपाल जी से भी बात की, कैंडिडेट्स के इर्द गिर्द रहा या टोटली चुनाव में बस पूरी तरह से फोकस मोदी रहा? चाहे विरोधियों के भी रहा तो निशाना मोदी पे, और कैंडिडेट भी है तो सिर्फ मोदी के नाम पर? देखिए, ये हम 2014 और 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो इस वक्त ये देखा जाए तो चुनाव एकदम से नीरस दिखाई दे रहा है। तो जो एक शोरगुल, एक हल्ला जो एक होता है, वो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले की बात करें बहुत कम है। उसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम ये कहें तो एक तो भाजपा ने जो अपना नारा दिया 400 पार का, भारत पूरी भाजपा सारे देश में, उत्तराखंड में भी उसमें शामिल है। केवल इस नारे के बेस पे एक हवा उसने ऐसा बनाया है। एक पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक ये है कि नहीं हम तो जीत ही रहे हैं, हम 500 सीट उत्तराखंड में जीत रहे हैं। एक या तो मैं ऐसे कहूंगा ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, लेकिन माहौल ये है कि भाजपा ने फिलहाल ये कहा कि हम 500 सीट जीत रहे हैं, हम 400 पार जा रहे हैं। इसी मुद्दे पे वो खेल रही है। और मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा नेगी साहब मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। तो चले, हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड की 5 सीट के लिए, वहां के मुद्दों को लेकर के और क्या कुछ रहने वाला है उसको लेकर। बड़ा सवाल यह है कि क्या हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी 500 सीट को लेकर के? 14-19 में 500 सीट यानी 5-0 से जीत चुके, तो ये हैट्रिक की बात है। उसी पे सबको लेकर के चर्चा है कि क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी। चुनाव बड़ा रोचक है, मुकाबले वाला है, लेकिन देखना होगा कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन चलते चलते हम जरूर कहना चाहेंगे कि कल के भविष्य को आप सिक्योर बनाने के लिए, आप कल के मतदान के दिन
आप मतदान जरूर करें, तभी मुझे लगता है कि आपके लोकतंत्र की मजबूती होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और दीजिए इजाजत। नमस्कार।